नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज़ में क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर 2 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर कंचन गोस्वामी विगत अनेक वर्षों से बीपीएससी के अभ्यर्थियों को गाइड करती रही हूँ। मैं ऑलरेडी एक शिक्षिका भी हूँ और करीब करीब मैं लास्ट 20 वर्षों से शिक्षण अध्यापन के क्षेत्र में आपका कार्यरत हूँ। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी को भी मैं करीब करीब 2018 से गाइड करती रही हूँ। आज का जो टॉपिक है आप जो देख रहे हैं ये है भारत का भौतिक स्वरूप। पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा दी हूँ। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको पहला चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। आज जो हम लोग देख रहे हैं यह सेकेंड चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर से जितने भी लोक सेवा आयोग हैं या फिर जितने भी वन डे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं उसमें प्रश्न एकदम पूछा ही जाता है और कुछ एक प्रश्न ही हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। वो उन प्रश्नों को मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ और यहाँ पर मेरा जो प्रयास है लाइन बाय लाइन बच्चों की तरह आपको पढ़ाना नहीं है। मेरा जो प्रयास है उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई आपको करवा देना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही जो बेसिक चीज़ें जो आपको समझ में बिल्कुल आनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी का मतलब है कि आपका लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन के लिए आपका प्रिपरेशन करा देना है ना। आपका जो पृष्ठभूमि है वो कुछ भी रहा हो, बट आप लोक सेवा आयोग के जो भी परीक्षाएं हैं है ना, पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी प्रकार का वन डे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है ना, उसके लिए आप तैयार अपना हो जाए। तो आइए हम लोग जानेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करेंगे। देखिए, भारत के बारे में उसका भौतिक स्वरूप के बारे में आप समझने जा रहे हैं तो भौतिक स्वरूप होता क्या है एक्चुअली। मतलब एक तरह से ये है अपीयरेंस, मतलब भारत दिखता कैसे। जैसे कि अगर हम पूछेंगे कि आप कैसे दिखते हैं तो आप लंबे हैं है ना, आपकी नाक बड़ी है, आपके 2 हाथ है, 2 पैर है ना। मतलब कि आपका पूरा ओवरऑल बनावट किस प्रकार का है वो आपका भौतिक स्वरूप कहलाएगा। उसी प्रकार से भारत का जो भौतिक स्वरूप है, मतलब भारत दिखता कैसा है, मतलब क्या पूरा समतल है या कहीं कुछ ऊंचा है, या फिर कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये मध्यवर्ती भूभाग में है, या ऐसा तो नहीं कि भारत पूरी तरह से मरुस्थल है या पूरी तरह से द्वीप है। तो इसी चीज़ को हम लोग जानने जा रहे हैं, ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूप में। ठीक है, तो अगर आप इसके मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में अनेक भू आकृतियाँ पाए जाते हैं। इसकी वजह से अनेक भू आकृतियों की वजह से भारत में भौतिक विभिन्नता है। ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको उसको बता रही हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत में भौतिक भिन्नता क्यों है, अगर प्रश्न पूछता है तो आप उसकी बनावट की ओर देखेंगे तो भारत में पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, द्वीप समूह है। इसकी वजह से भारत विभिन्नताओं वाला देश है, मतलब भौतिक विभिन्नताओं वाला देश है। ठीक है, और ये प्राचीन समय से ही है। ऐसा नहीं कि इसमें अचानक से कुछ नया पहाड़ बन गया है, कुछ नए आपको मरुस्थल बने। बिल्कुल ही जिसका जब से भारत का ओरिजिन हुआ है तब से ये भौतिक विभिन्नताओं वाला देश रहा है। हाँ, कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जैसे हिमालय पर्वत है जो नवीन वलित पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। अब ये नवीन वलित पर्वत क्या होता है तो आगे चल के जब मैं 10th और 11 की सीरीज़ बनाऊंगी तो उसमें आप चीज़ों को समझाऊंगी, पर्वत किस प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत क्या होता है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि हिमालय और उत्तर मैदान जो है, देखिए जो मैं चीज़ें बोल रही थी यहाँ आपको लिखा हुआ भी है कि हिमालय और उत्तरी मैदान जो है वो हाल का बना हुआ है, मतलब ये नवीन क्षेत्र हैं। बाकी ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र जो है ये पुराने हैं। ठीक है, और जो भूगर्भ वैज्ञानिक है उनके अनुसार जो हिमालय पर्वत है वो अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। ठीक है,
ऐसा माना जाता है कि इसका जो हिमालय पर्वत है, इसका जो अभी भी जो है जो लंबाई है उसमें अभी परिवर्तन ये विगत वर्षों से देखा जाता रहा है भूगर्भ शास्त्रियों के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, हिमालय को अगर आप देखेंगे तो हिमालय जो है वो पर्वत श्रृंखला तो है ही, लेकिन एक तरह से ये युवा स्थलाकृति है। ठीक है, युवा स्थलाकृति है। इसका निर्माण आरंभ में नहीं था, जब भारत की उत्पत्ति हुई थी उसके आरंभ में हिमालय पर्वत बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, लेकिन बाद में बनने के बाद में उसमें बहुत सारे चीज़ें वो हिमालय बनने के बाद में आपको देखने को मिली, क्योंकि जैसे ही हिमालय में पर्वत शिखर बने, ठीक है, तो उनके हिम के पिघलने से वहाँ से नदियाँ निकली। साथ ही साथ यहाँ पर दो चोटियों के बीच में गहरी घाटियों का भी निर्माण हुआ। तो इसकी वजह से और भी स्थलाकृति में भारत की जो भू स्थलाकृति है उसमें परिवर्तन आया, जिसमें कि जलोढ़ निक्षेप का निर्माण भी शामिल है। ठीक है, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम लोग समझेंगे। तो ये जो है कह सकते हैं हिमालय पर्वत के निर्माण की वजह से आपका उसमें घाटियाँ बने हैं, नदियाँ निकली हैं जो कि तीव्र तीव्र गति से बहने वाली नदियाँ हैं, और इन तीव्र गतियों से बहने वाली नदियों से आने वाले जो निक्षेप हैं वो जलोढ़ मैदान का निर्माण करते हैं। वो जलोढ़ मैदान का निर्माण वर्तमान में भारत का उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग बारी बारी से जानेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये भारत का आधा मैप है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। यह वो क्षेत्र है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ये जो है भारत का जो है हिमालय पर्वत और उसकी श्रृंखला है। ठीक है, पर्वत एक नहीं है, अनेक चोटियों का समूह है, इस वजह से इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं, है ना। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वर्ड हैं उसका बहुत ही डिफरेंट अर्थ निकलता है। तो ये हिमालय पर्वत लिखा हो बट इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला कहेंगे। क्यों कहेंगे, बहुत सारी चोटियाँ हैं। काराकोरम देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कंचनजंगा देख पा रहे हैं, एवरेस्ट पर्वत देख पा रहे हैं, नामचा बरवा देख पा रहे हैं। इस प्रकार से पामीर ग्रंथि भी देख पा रहे हैं, और भी अन्य जो हैं बड़ी बड़ी बड़े बड़े चोटियां हैं जो कि आपको इस पर्वतमाला में पाई जाती हैं। ठीक है, शिवालिक श्रेणी भी इसी में मिल जाएगा आपको, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, आपका जो क्लास 9 का जो एनसीईआरटी है इसी में थोड़ा और डिटेल्स में जो है अगर ऐड करके क्लास 11 की एनसीईआरटी में भी ऐड किया हुआ है। बट 11 की एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है, इसीलिए 9 का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम कहेंगे तो 6, 7, 8 अगर आप स्किप भी कर देते हैं, बट 9, 10, 11, 12 का तो आपको किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना एकदम मस्ट है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इफ़ पॉसिबल आपके पास समय है तो 6, 7, 8 भी पढ़ लेंगे, बट नहीं है तो आप 9, 10 जरूर पढ़ें, और साथ में 11, 12। 9 का जो बुक है उसी को कह सकते हैं विस्तृत मैनर में 11 में कवर किया जाता है सिलेबस, और 10 वाला जो है वो उसको 12 में कवर किया जाता है। बट अगर आप 9 नहीं क्लियर किए हैं तो आपको 11 पढ़ने में आपको कठिनाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग जान चुके थे कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप मतलब भारत कैसा दिखता है। तो कैसा दिखता है, तो उस बनावट को हम लोग करीब करीब 6 भागों में बांटते हैं। मतलब कि जो भारत का अगर भौगोलिक आकृति हम लोग जो हमें दिखता है, उसको दिखने के हिसाब से भौतिक स्वरूप 6 भागों में हमें नज़र आता है। पहला जो भाग माना जाता है वो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो अभी मैं जस्ट दिखा चुकी थी। हिमालय पर्वत श्रृंखला की मदद से आपका उत्तर मैदान का निर्माण हुआ, तो वो आपका एक चित्र है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, इसका भी निर्माण के बारे में मैं समझाऊंगी। चौथा है आपका भारतीय मरुस्थल, और पांचवा तटीय मैदान, ये क्या है ये भी क्लियर करूंगी। छठा है द्वीप समूह। 6 भूभाग जो हैं आपको भौतिक स्वरूप के हिसाब से आपको भारत में दिखते हैं। 6 प्रकार के
कह सकते हैं, अगर हम बंटवारा कर दें तो एक भारत का एक हिस्सा हिमालय को कवर कर लेता है, ठीक है। या फिर हिमालय जो है वो भारत के एक हिस्से को क्षेत्र घेर करके रखा है। एक हिस्से में आपको उत्तर का मैदान विस्तृत है, एक हिस्से में आपको प्रायद्वीपीय पठार है, एक हिस्से में भारतीय मरुस्थल है, एक हिस्से में आपको तटवर्ती भूभाग है जिसको तटीय मैदान यहाँ दिखाया जा रहा है। छठा है आपका द्वीप समूह। क्या है, क्यों है, कैसे है, आपको एक एक करके हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। चलिए हिमालय पर्वत की ओर आते हैं। हिमालय पर्वत, आप इसको थोड़ा सा आज मैं MCQ आपको यहाँ पर भी आपको गाइड करते चले जा रही हूँ। MCQ आप हो सकेगा तो नोट कर लेंगे। NCERT की बुक है तो आप उसमें अंडरलाइन कर लेंगे, और हो सकेगा तो जो भी MCQ है मैं आपको देने की कोशिश करूँगी, बट आपको उसके लिए पूरा वीडियो देखना है, समझना है, ताकि आप बाद में जब कभी मैं टेस्ट सीरीज चलाऊँ या फिर क्वेश्चंस आपको दूँ तो आपको समझ में आए कि ये प्रश्न आ कहाँ से रहा है। सबसे पहले जान रहे हैं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। यह जो है भारत का बिल्कुल ही उत्तरवर्ती भाग है। आप हिमालय को देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैप बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये बच्चों के पढ़ाने के लिए मैं बस इस तरह से बना देती हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ सके। आप भी इस वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। भारत का उत्तरी जो सीमा है, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। तो ये जो पर्वत है ये कहाँ से कहाँ तक फैला, अब यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। MCQ देखना चालू कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है हिमालय पर्वत श्रृंखला का। तो यह आपको जो है पूर्वी दिशा, पश्चिम पूर्व में सिंधु से लेकर के आपको ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। और हिमालय जो है वह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और करीब करीब 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। कैसे अर्धवृत्त का निर्माण करता है भाई, तो मैं जस्ट अभी बताई कि इस प्रकार से आपको, है ना, ये चूंकि इस प्रकार से ऐसे करके ये आपको पूरा इस प्रकार से आता है, ठीक है। हिमालय पर्वत इस प्रकार से, तो ये इस वजह से कहा जाता है कि अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है। चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है तो अरुणाचल में 150 है, ठीक है। ये याद रखेंगे। आपको लंबाई कितना हो गया, ये लंबाई है, ठीक है, समझेंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान देंगे। फिर से मैप बनाना पड़ेगा, मैं आधा ही मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ अगर हिमालय पर्वत है ऐसे ऐसे करके आपका, ठीक है। तो ये जो होगी आपकी क्या, यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगी, ये कितना है 24 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई क्या हो गई, तो चौड़ाई होगी ये इस प्रकार से चौड़ाई हो गई, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 150 किलोमीटर है, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कहता है इसमें अगला पॉइंट क्या है जानेंगे। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। पश्चिम भाग, अब हिमालय का जो पश्चिम भाग है वह पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविध क्यों है, इसलिए क्योंकि पूर्व में आपको कुछ एक छोटे छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि पश्चिमी भाग में बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। और यह अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय 3 भागों में बंट जाता है, ठीक है। ये कौन कौन से 3 भाग है यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, और आगे चल करके हम लोग इसके बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पहले 3 भाग को संक्षेप में समझते हैं, ठीक है। सबसे उत्तरी भूभाग को क्या कहते हैं, महान या आंतरिक हिमालय, ठीक है, या उसको हिमाद्री भी कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत है, करीब करीब 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले यहाँ पे शिखर है। और इसमें से हिमालय के सभी मुख्य शिखर आ जाते हैं, किसमें, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री में, ठीक है। चलिए उसके बाद
महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वो असीमित है। वलय की प्रकृति असीमित क्यों है? मतलब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुमावदार है ना, बहुत ज़्यादा घुमावदार है। और इसका जो भाग है वो कुछ भाग जो है वो ग्रेनाइट का बना है। ज़्यादातर यह आपको बर्फ़ से ढका रहता है। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा। आ जाइए समझ लीजिए, ये वाला हिस्सा, ठीक है। हिमाद्री, आंतरिक हिमालय इसी को बोलेंगे, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को आप समझ लीजिए कौन सा हिस्सा हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये हो गया आपको हम लोग 3 भाग में बांट रहे हैं ना हिमालय को, ठीक है। तो ये हिमाद्री हो गया टॉप मोस्ट, जो सबसे उत्तरी हिस्सा है, सबसे उत्तरी हिस्सा ये वाला, ठीक है। हिमाद्री इसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, असम मतलब असम राज्य नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको हिमालय या निम्न हिमालय किसको कहेंगे, अब यहाँ देख लीजिए, फिर से मैं आ रही हूँ मैं आपकी ओर। ये हो गया हिमाद्री, ठीक है, आंतरिक हिमालय। इसके दक्षिण मतलब इसके नीचे की ओर थोड़ा सा वो है असम। असम नहीं कि असम मतलब ये नहीं कि असम राज्य के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। और वो जो असम मतलब हिमालय का जो ये बीच वाला भाग है उसको हम लोग निम्न हिमालय के नाम से जानेंगे। और ये अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों के निर्माण से ये जो मध्य का जो हिस्सा है उसका निर्माण हुआ है। इसका ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है, चौड़ाई 50 किलोमीटर है, ठीक है, ये जान लेंगे। और इसमें आपको पीर पंजाल, है ना, महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा धौलाधर और महाभारत श्रृंखला भी है। अगला MCQ यहीं पर है, ठीक है, अगला MCQ यहीं पर है। पूछा जा सकता है आपसे पीर पंजाल, धौलाधर या फिर महाभारत श्रृंखला कौन से हिमालय का हिस्सा है, तो उसमें आपको आंतरिक हिमालय भी दे सकता है, निम्न हिमालय भी दे सकता है, और जो तीसरा हिस्सा बोलते हैं उसको बाह्य हिमालय बोलते हैं, अभी हम लोग उसको देखेंगे, उसको वो ऑप्शन भी दे सकता है, ठीक है, तो वो आप ध्यान देंगे। इसके अलावा क्या है, आपको निम्न हिमालय में ही कश्मीर की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू इत्यादि घाटियाँ भी हैं। तो ये आपको बीच वाला जो पोर्शन है हिमालय का बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर MCQ है, जितने भी नाम हैं उनको याद करेंगे, कांगड़ा, कुल्लू, कश्मीर घाटी, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला, है ना, पीर पंचाल वगैरह सबको याद रख लेना है। चलिए आ गए हम लोग बाह्य हिमालय, ठीक है। बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं। और ये 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ऊंचाई मात्र 900 से 1100 मीटर के बीच में, मतलब हार्डली से हार्डली 1 किलोमीटर का इसका आपका ऊंचाई हो जाएगा, चौड़ाई मात्र 10 से 50 किलोमीटर है। अब देखेंगे, सॉरी हाँ, 900 से 1100 मीटर, 1100 मीटर को आप 1 किलोमीटर आप बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बाह्य हिमालय क्या है भाई, शिवालिक क्या है, यहाँ आप देखेंगे। चलिए यहाँ ध्यान से देखेंगे, बहुत आराम से चीज़ें क्लियर होंगी। ये मैं बता चुकी थी, ये था ये आंतरिक हिमालय था, ये है निम्न हिमालय और ये है बाह्य हिमालय। यहाँ आपको क्लियर लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा गौर करेंगे आपको तो यहाँ दिख रहा है शिवालिक श्रेणी, है ना। तो बाह्य मतलब ये नहीं, उल्टा नहीं चलेंगे, ये बाह्य नहीं है, ये आंतरिक हो गया, ये निम्न हो गया और ये बाह्य हो गया, ठीक है। ये बाह्य, निम्न और ये हो गया आंतरिक, ठीक है। चलिए ये 3 हिस्से में आपका हिमालय है। तो हम लोग हिमालय के बारे में जान रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस श्रृंखला के बारे में जान लेंगे। तो इस श्रृंखला में आपको उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसाद से बनी है
और ये जो घाटियां हैं ये बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। दून किसे कहते हैं? एमसीक्यू याद रखेंगे, ठीक है। और इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण है, नाम से भी पता चलता। देहरादून, काल्टा दून हो गया, काटला दून हो गया, पाटली दून हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिमालय का कौन सा हिस्सा बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढका हुआ है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से उस मैप को बहुत सुंदर से दिया हुआ है, ये आप देखेंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक की यही खासियत है, सस्ते में बहुत ज़्यादा आपको समझा देता है। एडवांस बुक पढ़ने के पहले अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं और सबसे बड़ी बात आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आ रहा है, तो आप भूल जाइए कि स्टैंडर्ड बुक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ ये है कि अगर इसमें आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाता है, कहीं आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी अच्छे टीचर के माध्यम से आप चीज़ों को समझ लिए हैं, तो आपको एडवांस बुक भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि एनसीईआरटी का कोई ये नहीं है, तोड़ नहीं है ना। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत आराम से अगर आप पढ़ेंगे ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हैं। और अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग 1 और 2 ईयर में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो अगर मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं उसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मतलब कि आप 1-2 साल में जो भी एग्जामिनेशन देंगे तो आपका यहाँ इनसे कोई भी टॉपिक पूछता है, कोई प्रश्न आता है तो आपका छूटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मैप को हम लोग देख लेंगे, क्योंकि जब जब जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी तब हम लोग वापस से मैप की ओर आएंगे, है ना। चलिए, हिमालय के उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा जाता है। देखिए हिमालय जो है, हिमालय को हम लोग और भी अभी तो हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए 3 भाग में बांट लिए ना, आंतरिक, निम्न और बाह्य। इसके अलावा आप पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्र के आधार पर भी बांटेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो नदी और जो उसकी सीमाएं हैं, नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं, जिसमें सतलुज और सिंधु के बीच का मैदान हो जाएगा। उसके बाद हिमालय के भाग को, जिसमें कि आपको हिमालय का भाग पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इसमें और भी कुछ नदियां हैं जो कि आगे चल के जुड़ेंगी, तो उन नदियों के बीच का भी हिस्सा हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी कुछ जो क्षेत्र हैं वो जाने जाते हैं। उसी तरह से सतलुज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद काली और तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का, और तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का नाम से असम हिमालय के नाम से असम हिमालय का भी आपको सीमांकन करती हैं। सीमांकन करना मतलब कि उसको सीमित करते हैं, वो एक एरिया में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कर लीजिए। खैर अभी आप हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कौन कौन सा क्षेत्र है, पहले तो हम लोग कौन से क्षेत्र, किस क्षेत्र की ओर देखें, तो हम लोग इधर से देखें, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए देखें। अब हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे तो बहुत सारी नदियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर अभी जिन नदियों का हम लोगों ने डिस्कशन किया उनमें से कुछ नदियाँ आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। तो नदियों का जब चैप्टर एक आएगा उसमें हम जितने भी हम लोग अभी नदियों का नाम पढ़ रहे हैं, काली नदी, तीस्ता नदी और बाकी सारी नदियों, उनका नाम आपको देखने को मिलेगा। फिर भी आपको मैं संक्षेप में समझा देती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, अगर आप देखेंगे तो इनमें से बहुत सारी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो कैलाश श्रेणी भी है। उस तरह से आपका जो कैलाश श्रेणी का ही एक हिस्से से आपको पंचनद जिस प्रकार से उद्गम होता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम होता है। आगे चल के इधर से आपको ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, यहीं से कोसी नदी का भी उद्गम होता है। तो इस प्रकार से नदियों का जो क्षेत्र है, जलग्रहण क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र से लेकर जलग्रहण क्षेत्र के रूप में भी हिमालय का जो विस्तार है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं स्टेट पीसीएस में यहाँ से,
ठीक है। स्टेट पीसीएस में बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी हूँ। और यहाँ जितनी नदियों का आप नाम देख रहे हैं, नदियों से रिलेटेड मैं एक चैप्टर बनाऊंगी, इन सारी नदियों को वहाँ पे दिखा दूंगी ताकि आपको भविष्य में नदियों के बारे में कन्फ्यूजन नहीं रहे। और मैं आपको चैप्टर भी याद दिला दूंगी कि ये क्षेत्र जो है, ये नदियों के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था या मैं आपको कहाँ गाइड की थी। आगे देखिएगा, ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। पूर्व सीमा कौन सा हो गया भाई? तो ये वाला क्षेत्र है ना, ये पूर्व है। अब पूर्वी सीमा क्यों बनाता है? तो ये देखिए आपका जो है ये सांगपो नदी जो है, यही आपको बाद में भारत में इंटर करके ब्रह्मपुत्र नदी के नाम जानी जाती है। और ये जो है भारत का पूर्वी दिशा है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये पूर्वी सीमा का निर्माण किसकी मदद से हो रहा है? आपको ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। और दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। जो मैं अभी समझाई कि ब्रह्मपुत्र किस प्रकार से हमारे भारत में तीखा मोड़ बनाते हुए गोल से घूमते हुए इंटर करती है भारत में, है ना। तो नदियों वाले चैप्टर में और डिटेल से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको दिखाई चुकी हूँ कि ब्रह्मपुत्र किस प्रकार से, आप ब्लू लाइन देख पा रहे हैं, ब्लू लाइन आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। ये वाला जो लाइन है ये आपको दिख रहा था, किस प्रकार से ये तीखा मोड़ बनाते हुए ये बिहार में भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे, है ना, इसमें कि जो ब्रह्मपुत्र का एरिया है इसमें बहुत सारे जो पत्थर हैं जो कि बलुआ पत्थर है। और जो आपको वो जो एरिया है करीब करीब अवसादी शैल से बना है। और यहाँ पर साथ ही साथ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि पूर्वांचल में आपको घने जंगलों से ढका हुआ है। ठीक है, घने जंगल हैं, घाटियाँ वगैरह सब हैं। और इसी में आपको पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। किस क्षेत्र की बात हो रही है? तो आप इस क्षेत्र की बात करेंगे, हम लोग पूर्वांचल क्षेत्र की बात करेंगे। ये सारा आपको यहाँ पर दिख रहा है और कुछ नाम आपको यहाँ दिखाई भी पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान कहाँ से बन रहा है? तो बेसिकली ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है तथा उनके जो सहायक नदी हैं उनके द्वारा जो निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप लाए जाते हैं, उन्हीं से आपका उत्तर गंगा का मैदान का निर्माण होता है। और ये जो मैदान है ये लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपथ से जो बहुत बड़े बेसिन है उनके जो जलोढ़ हैं, जलोढ़ मतलब क्या होता है अब इसको समझ लीजिएगा। जल लोढ़ मतलब कि लुढ़काई, जल के द्वारा लुढ़काई गई मिट्टी को, है ना, जल के द्वारा लुढ़काई गई निक्षेप को हम जलोढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जल जो है अपने साथ हिमालय के बेसिन से या हिमालय के गिरिपथ से लेकर के जो आपको निक्षेप लुढ़काते हुए लाता है, वो आकर के जब जैसे उसका स्पीड कमता है वो उत्तरी मैदान में आकर के उन निक्षेप को छोड़ता चला जाता है, जिससे विशाल उत्तर मैदान का निर्माण होता है, जिसका विस्तार करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये जो मैदान है करीब 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, ये प्रश्न अगला बन गया आपको। ठीक है, तो उत्तर मैदान का विस्तार है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई जो है आपका 240 से लेकर के 320 किलोमीटर। और चूंकि यह शुरू से ही आप सभी को पता है, आपने इतिहास पढ़ा है कि उत्तर भारत का मैदान चूंकि मगध क्षेत्र जो है करीब करीब इसी इलाके में आता है, तो शुरू से ही ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र रहा। क्यों समृद्ध रहा? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की खूबी की वजह से, नदियों की वजह से यहाँ पर विशाल भारी सेना को ठहरने के लिए मगध साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में जो है
ठहराव के लिए यहाँ पर छावनी बनाने में आसानी होती थी। और युद्ध के कह सकते हैं कि युद्ध को ध्यान में रखते हुए, फोरकास्ट करते हुए, खासकर मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो उन्होंने जो इस क्षेत्र में अपनी छावनी वर्षों तक डाल के रखा था, जो कि आगे चल कर के आपको पता ही है कि मौर्य साम्राज्य द्वारा, हर्यक वंश द्वारा यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ है, यहीं पर शुरू में पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र बना, जो कि आज पटना नाम से भी जाना जाता है। तो यह काफ़ी शुरू से ही सघन क्षेत्र वाला इलाका रहा है। क्यों रहा है? समृद्ध मृदावरण, पर्याप्त पानी, अनुकूल जलवायु, इन सब की वजह से यहाँ पर कृषि कार्य में काफ़ी सुविधा होती थी और अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र रहा। ठीक है। इसके अलावा नदियों की वजह से यह बॉर्डर का भी यहाँ निर्माण हो जाता था, तो शत्रुओं को नदी पार करने में एक तरह से समय लग जाता था। तब तक आने वाले युद्ध की आशंका के बारे में मौर्य साम्राज्य और उसके राजाओं को पता चल चुका रहता था कि ये भी नदी उस पार शत्रु खड़े हुए हैं, जैसे ही पानी सूखेगा तो हो सकता है आक्रमण कर सकते हैं। तो ये सालों भर अपनी तैयारी में लगे रहते थे। इसके अलावा उत्तर पर्वत से आने वाली जो नदियां हैं, ये निक्षेपण कार्य में भी लगे रहती हैं, है ना। मतलब कि निक्षेपण कार्य क्या हो गया, एक तरह से वो अपना निक्षेप जो है पत्थरों के टुकड़े हैं, और जो अन्य जो निक्षेप हैं, जो कि कह सकते हैं जो पर्वत श्रेणियों से लेकर के जो चलती है, जब तक उसकी गति, नदी की गति तेज रहती है, तब तक वह निक्षेप को ढोता चला जाता है। जैसे ही निचले भाग में उसकी ढाल कम होती है, नदी की गति कम होती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो निक्षेप है उसको ढोने की शक्ति नदी की भी कम हो जाती है, और वो निक्षेप को मैदानी इलाकों में छोड़ता चला जाता है। तो ठीक है, जो उत्तर भारत का मैदान है वो आपको विशाल जो गंगा के निक्षेप से, गंगा और सिंधु या फिर ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से बना हुआ, ब्रह्मपुत्र में का योगदान बहुत कम है इसमें, ब्रह्मपुत्र थोड़ा सा पूर्वी इलाके में चला जाता, लेकिन आप उसको गंगा और सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के बने हुए निक्षेप से एक तरह से उत्तर भारत का मैदान का निर्माण होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जलोढ़ के जो निक्षेप होते हैं, या कह सकते हैं जलोढ़ का जो मैदान है, उसमें जो मिट्टियों का जो वर्ग है उसको दो भागों में बांटा जाता है, याद रखेंगे। एक है आपको बांगर, एक होता है खादर। तो बांगर मिट्टी क्या होती है, यहाँ पर अभी लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ। बांगर मिट्टी जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो कि वर्षों से बिछी हुई है, और खादर जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो कि 1-2 साल के अंदर नई जलोढ़ मिट्टी का विस्तार नदियों के या मैदानों के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है। अगर हम उत्तर मैदान की व्याख्या करेंगे, देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 2 पार्ट में बटेगा। ठीक है। एक पार्ट में हम लोग उत्तर मैदान तक हम लोग क्लियर करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लोग इसका बाकी हिस्सा को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस मैदान के बारे में पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे जो ये उत्तरी मैदान है यह जो है सामान्यतः इसके उच्चावच में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में देखा जाता है। ठीक है। और इसके जो विस्तृत मैदान है उसकी भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। देखिए क्या है ना, जो अगर आप देखेंगे तो जो आपका उत्तर भारत का जो मैदान है, ठीक है, वो एक लंबा मैदान का निर्माण करता है, लंबा समतल भूभाग का निर्माण करता है। लेकिन चूँकि अलग अलग टाइप के राज्य हैं और ये अलग अलग उच्चावच से इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो नदियां हैं वो अपना अलग अलग क्षेत्रों से जल ग्रहण करती हुई आ रही हैं बीच बीच में। तो मुख्यतः अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी विविधता बीच में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम बात करेंगे तो गंगा का जो उद्गम स्थल है वो आपका सिंगल है, बट वो बीच में बहुत सारे इलाके से होकर के गुजरते हुए एक लंबी यात्रा करते हुए आपको भारत के उत्तरी मैदान तक पहुंचता है और फिर बाद में बंगाल के खाड़ी में गिरता है। मेरा आज का जो प्रश्न है कि आप
जो गंगा है उसका उद्गम स्थल बताएंगे। कमेंट में कमेंट करेंगे कि जो गंगा है उसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर भारत का मैदान है उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांटेंगे जो हम लोग, तो ये भी आपका विस्तार को देखते हुए बांटा जाएगा। नदियाँ पर्वत से नीचे उतरते हुए जब शिवालिक की ढाल पर आती है तो ये 8 से 16 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी में का निक्षेपण करती है, जिसको हम लोग भाबर के नाम से जानेंगे। ठीक है, जितनी भी सरिताएं हैं, है ना, सरिताएं यानी कि नदियाँ इसी भाबर में अंततः लुप्त हो जाती हैं। और ये जो पट्टी है इसके दक्षिण में ये जो नदियाँ हैं पुनः बाद में निकल भी आती हैं। तो ये जो है एक तरह से किस प्रकार का क्षेत्र का निर्माण करेंगे, नम और दलदली क्षेत्र का, तो जिसको तराई कहेंगे। ठीक है, भाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, यहाँ पर आपके लिए कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर डेवलप कर लेने होंगे। तो भाबर क्या हो गया, जो नदियाँ जब पर्वत से नीचे उतरती हैं, है ना, चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं, उसको भाबर कहेंगे। और जब नदियाँ लुप्त होकर के पुनः आपको निकल आती हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ दलदली क्षेत्र होता है, उसको तराई कहेंगे। ठीक है, और ये जो तराई क्षेत्र होता है ये वन प्राणी और जंगल से भी भरा क्षेत्र होता है। और इसका ऐसा माना जाता है कि बंटवारा जब हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो वहाँ से जो आए शरणार्थी थे, है ना, उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन्हीं जंगलों को काट करके एक तरह से कह सकते हैं क्षेत्र का निर्माण किया गया था। और ये जो इस क्षेत्र में जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है वो भी आपको इसी क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा जस्ट मैंने अभी बताया था कि जो जलोढ़ क्षेत्र है वो 2 नाम से जाना जाता है। वो एक होता है खादर, एक होता है बांगर। ठीक है, बांगर जो हो जाएगा याद रखिएगा वो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बोलेंगे, और खादर जो हो जाएगा वो आपको नई जलोढ़ मिट्टी को बोलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, और बाकी सारे हिस्से को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 पार्ट में इसीलिए बांट रहे हैं क्योंकि आपको हिमालय और उत्तर मैदान का क्षेत्र काफ़ी जो डिटेल्स में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। इसके बाद जो भी आपको क्षेत्र दिखेंगे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस वाले दिखेंगे, जहाँ से MCQ बहुत कम बनते हैं, बट आपको वो सारे चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे। और फिर से कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।